नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। बात होनी है कि अगर इस तरह चला लॉकडाउन, अगर ऐसे कुछ रिलैक्सेशन शुरू हुए हैं, कुछ जगह कुछ एक्टिविटीज शुरू हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो नज़ारा देखने को मिला है उससे थोड़ी चिंता बढ़ गई है। इस वजह से ये बात मुझे कहनी पड़ रही है और इसीलिए कह रहा हूँ। इस पर मैं अभी बताता हूँ, डिटेल में आता हूँ, कुछ और बातों पे, आपके सवालों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आग्रह कर लूँ, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। और आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी भी बजा दें तो और अच्छा रहेगा। इससे आपको खबर मिल जाएगी कब नया वीडियो आया और कब मैं लाइव आया। और अब बात करते हैं लॉकडाउन के बाद के हालात की। नहीं, नहीं, फेस इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन खाली फेस दिखता है और बात नहीं ना पड़े, ये अच्छा नहीं। मेरा ख्याल है आप लोग असल तो बात सुनने के लिए जुड़ते हैं। इसमें क्योंकि मैं सामने से बैठ के बोल रहा होता हूँ तो शक्ल से शायद ये भी समझ में आ जाता है कि बात सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते भी हैं। और उसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। लेकिन हाँ, नहीं, अभी जो देखिए एक तस्वीर आई है और वो तस्वीर सचिन कलबाग हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक हैं, उन्होंने ट्वीट की है। मुंबई में गोरेगांव के पास आज पहला दिन है, 20 तारीख, जब रिलैक्सेशन हुआ है और वहां सड़क पर एक तगड़ा जैसे जाम लगा हुआ दिख रहा है। इतनी गाड़ियां, इतने लोग सड़क पे निकल आए हैं कि जाम लग गया। इस हालत में जब कहा गया कि बहुत जिनको बहुत ज़रूरी हो वो निकलें, जिनके बिना गुज़ारा हो सकता है बाहर निकले, वो बाहर ना निकलें। इस परिस्थिति में अगर ये आधा लॉकडाउन खोलने का, और बॉम्बे, मुंबई हॉटस्पॉट है, मुंबई ऐसा शहर नहीं है जो जिनके बारे में कहा गया है कि हिंदुस्तान के इतने ज़िले, वहाँ कोई कोरोना का संकट नहीं है, तो वहाँ अब हम खोल सकते हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में टेक्निकल टीम को बोलो कि ठीक करे, तो बंधु यहाँ कोई टेक्निकल टीम नहीं है, यहाँ मैं ही हूँ और मैं ही टीम हूँ। यहाँ ये चैनल यहाँ पी रहा हूँ, एडिट भी खुद कर लेता हूँ और ये मुझे इसमें ज़रा आनंद आ रहा है कि एक नए तरीके से दोबारा शुरुआत कर रहा हूँ सारे काम धंधे। तो ये मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ये जो संकट है देखिए, इसमें सबसे जो हिदायत आई, जो सम वो आए हैं, सुझाव आए हैं, वो ये हैं कि एक तरीका है, सिर्फ़ एक तरीका है फ़िलहाल, जब तक कोरोना का टीका नहीं निकल आता है, जब तक कोरोना का इलाज नहीं हो जाता है। टीका आने में आप समझ लीजिए 1 से 2 साल तक का वक़्त लगता है। टीका आज ढूँढ भी लिया गया, बना भी लिया गया, तो वो इतनी जल्दी बाज़ार में नहीं आ जाता है कि लोग सोच रहे हों कि आज टीका बन गया, कल हम जाएँगे और लगवा लेंगे और परसों से हम बिल्कुल मौज करने लगेंगे पहले की तरह। तो देखिए दुनिया बदलने वाली है, ये कहा गया है, लेकिन जो लोग नहीं समझेंगे कि दुनिया बदल रही है, उनके लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है और वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए बड़ी भारी मुश्किल खड़ी करेंगे, ये समझिएगा। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का, कल की खबर है वैसे, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। और एक टेलीविज़न जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन। उसने सोचा कि हमारे बहुत सारे पत्रकार बाहर निकल के जाते हैं, फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, इनकी जाँच हो जानी। 168 पत्रकारों का, टेलीविज़न पत्रकारों का टेस्ट हुआ है। उम, जी। 168 लोगों का टेस्ट हुआ, 168 टेलीविज़न पत्रकारों का मुंबई में टेस्ट हुआ कोरोना का, टेलीविज़न जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने करवाया। इनमें से 53 लोग, 53 लोगों को कोरोना पॉज़िटिव पाया गया और तो ये इसमें 53 लोग पॉज़िटिव आए हैं। इन 53 लोगों को गोरेगांव के एक होटल में क्वारंटाइन किया गया है और उसी गोरेगांव में ये भीड़ आपको देखने को मिल रही है सड़क पर। जिस भीड़ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, तस्वीरें आप ढूँढ के देख लेंगे। यहाँ सुविधा है कि मैं चाहूँ तो आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको पता होगा न कि ये जब हम यूट्यूब पे होते हैं या ट्विटर पे होंगे और जिसका कॉपीराइट हो म्यूज़िक का, तो यूट्यूब उस पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता है और ये कोई हमको आपको बताना नहीं पड़ता है। नहीं, अमित तिवारी जी, आपकी चैट दिख रही है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं कुछ देर में आपके पास आऊँगा, उस समय आप बताइएगा, मैं उस सवाल का जवाब दूँगा अगर संभव होगा।
हाँ, ये संदीप आप सही कह रहे हैं, मतलब बहुत सही बात है कि, लेकिन ये आप एक बात समझिए, आप कह रहे हैं टीवी पत्रकारों ने जमात के नाम पर बहुत गंद फैलाई है, उन्हें अपनी पीठ पत्रकारिता के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो जिन लोगों को ये पॉजिटिव पाया गया है, 53 लोगों को, इनमें से कोई भी मेरे ख्याल से उस गंद फैलाने की योजना शामिल नहीं है। आम तौर पर ये लोग वो हैं जो फील्ड में रहते हैं, जो नैरेटिव का काम कम करते हैं। उनको तो सामने खड़ा किया जाता है, पूछा जाता है आपको क्या दिख रहा है, वो बताते हैं। ये गंद फैलाने का काम या एजेंडा फैलाने का काम या नैरेटिव सेट करने का काम किसी भी तरफ से, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इधर से कर रहे हैं या उधर से कर रहे हैं, ये आमतौर पर स्टूडियो में बैठे हमारे जैसे एंकर किया करते हैं, जो कि एयर कंडीशन स्टूडियो में होते हैं, बाहर निकलना नहीं है उनको, वहाँ बैठे हैं, या कभी कभी बाहर भी अपना एक माहौल खड़ा करने के लिए मैदान। और 53 में इनकी बात और सुन लीजिए, पहले 168 में से 53, यानी एक तिहाई से थोड़ा सा कम नंबर है जिनको पॉजिटिव पाया गया। 168 टेस्ट हुए, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि टेस्ट कराए जाने बहुत जरूरी हैं। और उसके बाद इन 53 में से 90% लोग, यानी 40-45 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं था, कोई सिम्टम नहीं था कि उनको ये बीमारी हो सकती है या वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं उस टेलीविजन जर्नलिस्ट एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेचुलेट भी करना चाहता हूं। हो सकता है कि कोई, सब लोग इस समय निकल रहे हैं ऐसे माहौल में, कहीं किसी को हो सकता है इन्फेक्शन लग गया हो। ये सोचना भी बहुत समझदारी का काम था, और उसका जो नतीजा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। लेकिन अब समझिए आप इससे कि अगर उनमें से 53 में से 90% लोगों को कोई इंडिकेशन नहीं था, इसका अर्थ ये है कि वो बहुत लोगों से मिले भी होंगे, तमाम लोगों से बात कर रहे होंगे, वो बहुत एहतियात बरत रहे होंगे। इसके बावजूद अगर उन्हें कहीं से लगा है तो उनसे भी कुछ लोगों को लगा होगा, ये आपको मानना चाहिए। फिर उन्हें कैसे लगा? अगर वो सारे एहतियात बरत रहे थे तो उन तक कैसे पहुंचा? उन तक पहुंचा तो औरों तक क्यों नहीं पहुंच सकता है, और उनसे आगे क्यों नहीं पहुंच सकता है? तो ये चिंता का प्रश्न है, और ऐसी चिंता के समय में लोग निकल रहे हैं, बड़े पैमाने पर भीड़ लगा रहे हैं, जाम जैसी स्थिति हो रही है, ये और चिंता का सवाल है। और शहरों का, आप लोगों को अपने अपने शहरों का हाल पता होगा, तो सोचिए क्या हो रहा होगा। ये सवाल बड़ा अच्छा है एक्सेस टेक्निकल्स इंडिया की, लॉकडाउन के बाद हर चीज भारत में बनानी शुरू कर दी जाए, लेकिन ये अगर इतना आसान होता तो अब तक हर चीज भारत में बनने लगी होती, ये समझ लीजिए। ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। सरकार को फोकस करना चाहिए बहुत ज्यादा टेस्टिंग पर, ये है। और अब मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के बारे में ये बात बार बार हो रही है कि महाराष्ट्र में नंबर बहुत ज्यादा है, और इस बात को लेके ये कहा जा रहा है कि है तो दूसरे राज्यों के लिए बहुत गंभीर खतरे की घंटी है। खासकर जैसे यहाँ सिग्नल में कुछ कनेक्शन में समस्या दिख रही है। जैसे अभी मुझे खबर मिली कि झारखंड में आसनसोल से 3 लोग पहुंचे और वो तीनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर आसनसोल से आए हुए 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो क्या वो आसमान से टपके थे? नहीं, वो आसनसोल से आए थे। आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। तो अगर आसनसोल में ये बीमारी 3 लोगों को थी तो वहां और लोगों को भी हो सकती है। अब पश्चिम बंगाल की सरकार, यानी ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप है कि वहां वो टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं पर्याप्त संख्या में, इसलिए ये पता नहीं चल रहा है कि वहां कितने लोग बीमार हैं। और इसका बहुत बड़ा खतरा है, जिन जगहों पर टेस्टिंग नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है, और अगर वहां इस तरह के लोग हैं, जैसे 90% संक्रमित पत्रकारों से मिल चुके राजनीतिज्ञों और एसी में बैठे वीर जवानों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बहुत इसमें दिलचस्प किस्सा, एक टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, वहां ये नियम बन गया है, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है, वहां मैनेजमेंट ने बहुत सोच विचार के पहले तो अपने दफ्तर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, आधी टीम यहाँ, आधी टीम वहां। तो मान लीजिए एक जगह कोई इन्फेक्शन आ गया और ये सारे लोग क्वारंटाइन किए गए, तो हमारा पूरा दफ्तर एक साथ क्वारंटाइन ना हो जाए। 2 जगहों पर दफ्तर अलग अलग हो गया है, जहां से 2 जगहों से काम हो रहा है। इसके अलावा नियम यह बना है कि जो लोग फील्ड में निकलेंगे, जिन्होंने तय किया कि हम फील्ड में जाएंगे, उनको दफ्तर के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा।
वो अब पूरे लॉकडाउन के दौरान, अब ये लॉकडाउन 6 महीने चले तब भी वो पूरे 6 महीने फील्ड में रहेंगे। वो अपने घर जाएंगे, वहां से फील्ड में जाएंगे, वहां से घर जाएंगे, वहां से फील्ड में जाएंगे। उनकी टीम बन गई है। और जो लोग ऑफिस आ रहे हैं वो या तो लंबे समय तक ऑफिस में रहेंगे, अपने घर जाएंगे, ऑफिस आएंगे। वो बाहर फील्ड में बिल्कुल नहीं जाएंगे, फील्ड वाले दफ्तर में नहीं आएंगे। ये दो विभाजन इस तरह के उन्होंने कर दिए हैं ताकि इस बीमारी से उनकी टीम को बचा के रखा जा सके। अब मैं एक चीज और आपको सावधान कर दूं, वीनू वाघ जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये मैं कमर्शियल रिलेशंस से ज़्यादा बड़ा सवाल है इस्लामोफोबिया का जो प्रश्न है। और इस्लामोफोबिया का एक उदाहरण, अभी जब जैसे ही मेरा ये वीडियो खत्म होगा, जब ये लाइव खत्म होगा, उसके 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा जो मैंने आज एक इंटरव्यू किया है पाल घटना पर। और वो मैंने जानबूझ के इसलिए किया है कि मैं वो जानकारी लेना चाहता था। नहीं, पिज्जा तो बिल्कुल नहीं मंगवाना चाहिए, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। लेकिन कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी में सिर्फ ये है ना कि वो आदमी आपका हाथ नहीं छू रहा है, आपके हाथ में पैसे नहीं ले रहा है, मगर वो डब्बे को छू रहा है। उस डब्बे को कुछ और लोग छू रहे हैं। मशीनों से पैक होकर सीधे घर में ड्रोन से उड़ के तो आ नहीं रहा है। वो आदमी बैग को छू रहा है, वो कहीं पे गाड़ी खड़ी करता है, किसी जगह गेट पार कर रहा है, कहीं लिफ्ट का बटन दबा रहा है। तो ये जरा और मैं आपको एक बात के लिए, मतलब मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतनी, ये बात आमतौर पर लोग कहते नहीं है कि मेरे घर में ऐसा हुआ। लेकिन इन्होंने बताया कि मेरी दूर की कजिन 19 साल की उम्र में सडनली एक्सपायर हो गई, लेकिन सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया। जिंदगी भर किसी की नौकरी करता रहूं, क्या आपकी ये इच्छा है? मैंने इस बारे में वैसे बात की है पहले, लेकिन ये इस वक्त मैं ये चैनल चलाता हूँ। कुछ और जगहों पे कभी कभार कोई गेस्ट के तौर पे बताया तो वहां चला जाता हूँ। कुछ अखबारों के लिए लेख लिखता हूँ, लेकिन रहता मुंबई में हूँ फिलहाल। मगर मैं, आपको पता ही होगा, पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो मेरी इच्छा है कि मैं पहाड़ पे जाऊँ। इस वक्त मैं दरअसल जाने वाला था वहां पर, एक घर अपना बनवाना हूँ, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो वहां भी कोई काम नहीं हो रहा है, मेरा जाने का रास्ता भी बंद है। अगर मैं पहुंच गया होता तो फिर मैं वहीं बैठा होता। लॉकडाउन बढ़ने की आशंका है, बिल्कुल है। और लॉकडाउन, मेरी राय अपनी अगर पूछें आप, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक इस बीमारी पर काबू नहीं हो जाता है। और उसके साथ लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। यूं तो वो देखिए सन्यासी हैं, वो, उनको महंत अवैधनाथ ने मठ के लिए मांग लिया था परिवार से, तो अब उनका परिवार से सीधे रास्ते से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बायोलॉजिकल फादर हैं उनके जो थे, उनका कल आज दिल्ली में निधन हो गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती थे वो। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है वहां से। लेकिन ये पता चल रहा है कि योगी जी उस अंत्येष्टि में भी शामिल होने नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है, देखिए, ये वक्त होता है कि जिस वक्त नेता कुछ जेस्चर दिखाते हैं जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। तो ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये सराहनीय है। इस वक्त उन्हें, दूसरों को अगर ये सलाह दी जाती है तो उनको भी यही करना चाहिए। और ये जरूरी है। बहुत बड़ा असर होगा, देखिए जीडीपी पर बहुत खतरनाक असर होने जा रहा है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना असर होगा। असर का एक उदाहरण है, आपने अगर वो वीडियो आज सुबह मैंने डाला है जिसमें मैं शिवम जी से बात कर रहा हूँ, उसको सुनेंगे तो समझ में आएगा। हम जब यहाँ बैठ के देखते हैं तो आपने भी सुना होगा कि अमेरिका में 22 मिलियन लोगों ने बेरोजगारी का भत्ता क्लेम किया है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम किया। तो वो, यहां से लगता है कि यार 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, क्या बड़ी बात है। तो लेकिन 2 करोड़ 60 लाख वो संख्या हो गई है। और 2 करोड़ 60 लाख हम जब एब्सोल्यूट फिगर में कहते हैं तो बात समझ में नहीं आती। परसेंटेज में ये अमेरिका में रोजगार में जो लोग हैं कुल, उनका चौथाई हिस्सा है। 25% लोग रोजगार में थे वो बेरोजगार हो गए हैं। ये है अमेरिका की सच्चाई आज की। हम आसपास देखिए जरा तो समझिए कहाँ पहुंचे हैं। ये फिर सिग्नल में कुछ समस्या हो रही है, अब फिर वापस आ गया ऐसा लगता है। तो आप ये सोचिए कि अमेरिका में 25% लोग बेरोजगार हो चुके हैं।
हो सकता है इनमें से कुछ, क्योंकि वहाँ ये फ्लक्चुएटिंग भी नहीं है। भारत में तो लॉकडाउन हुआ है जिसका असर दिख रहा है, लेकिन अब डॉक्टर तारिक साहब हैं, ये अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। अमेरिका की बात मैं कह रहा था, तो जो 1930 की महामंदी जिसको कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, उसमें 25% लोग बेरोजगार हुए थे। अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहले इस पे बात की है। 26% जीडीपी गिर गई थी और 25% लोग बेरोजगार हुए थे। लेकिन वो मंदी चली थी 2 साल, और ये 2 साल खत्म होने के बाद का आंकड़ा है 25% की बेरोजगारी। और यहां 2 से 3 महीने के अंदर ये 25% लोग बेरोजगार हो गए हैं। अभी ये संकट जारी है, ये संकट खत्म नहीं हुआ है। शिवकांत जी से बात की है। दूसरा, न्यूयॉर्क में पीटीआई की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं योशिता सिंह, उनसे मैंने न्यूयॉर्क के हाल पे बात की है और वहाँ के लोगों के रवैये पे बात की है, और वहाँ से लोग बैठकर भारत को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, इस पे बात की है। इन दोनों से ये निकलता है कि संकट बहुत बड़ा है। देखिए ना आपके आसपास क्या हाल, कितने लोग हैं जिनको काम, जिनका जा रहा है, जा चुका है, और जिनको काम नहीं मिलने वाला है। अब करना क्या है? 2 चीजें मैंने, एक बात कही कि लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। लॉकडाउन बढ़ाना, उसके अलावा उपाय नहीं। उत्तर प्रदेश के बारे में, और मुझे ये सुन के खुशी हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, और वहाँ मेरा घर है आज भी। अगर मुझसे कोई पूछे, और मैं थोड़ा सोच विचार न कर रहा हूँ कि मैं किस शहर का हूँ, तो मैं लखनऊ का बताता हूँ अपने को। लखनऊ में मेरे माता पिता रहते हैं, तो मुझे यूपी से खास लगाव है। करके बनाई है, 4 अफसरों को उन्होंने बुलाया है। ये 4 अफसर ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे, जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो पनिशमेंट पोस्टिंग पर है, वो इस सरकार के खास लोग नहीं हैं, उनको ये सरकार खास पसंद नहीं करती है, लेकिन उनको बुलाया गया और उनको खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो मुंबई से, दिल्ली से, जो बाहर के लोग आकर अपने गांव में आके बस गए हैं, जो वहां से परेशान होकर भाग के आए हैं, अब आप ये इंतजाम कीजिए, ये व्यवस्था कीजिए कि इन लोगों को अब यहाँ से वापस न जाना पड़े। इनके रोजगार का इंतजाम जहाँ ये हैं वहीं हो जाए। और अब तक की जो सरकारी स्कीमें चल रही थी, अभी तमाम तरह की स्कीमें चल रही थी, आपको पता होगा, एक जिला एक प्रोडक्ट, इस तरह के क्लस्टर डेवलपमेंट, तमाम तरह के किस्से हमने सुने थे। कहा कि नहीं, वो सब किनारे कर दीजिए, सारी स्कीम बंद मानिए, और तुरंत ये व्यवस्था करिए कि कैसे इनको यहीं रोजगार मिले। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से बात कीजिए, बहुत बड़ी जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उनसे बात कीजिए। कुछ लोगों से बात हो गई है, और उनसे कहिए कि यहाँ बड़ी बड़ी नहीं, यहाँ छोटी छोटी यूनिट्स लगाएं, ऐसा काम करें जिसमें इन लोगों को रोजगार दिया जा सके। कि मैं उर्दू पर क्या बात करूंगा, वो थोड़ा दिलचस्प किस्सा है, अंत में बात खत्म करने के लिए भी काम आ जाएगा। और लेकिन फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ ने एक बात को समझ लिया। एक तो बहुत सारे लोग जो बड़े शहर छोड़ के गए हैं, अब उनकी इच्छा नहीं है कि वो लौट कर आए। वो गए हैं इस इरादे से कि अगर वहीं गुजारा हो जाएगा तो वहीं रहेंगे। और ये बहुत बड़ा इस संकट में एक मौका है उन राज्यों के लिए जो पिछड़े राज्य कहलाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। ये आप ध्यान दीजिए। अभी हाल में कोटा से स्टूडेंट्स को ले आए बड़ी संख्या में, कि वहां छात्र फंसे हुए हैं, उनको कब तक फंसे रहेंगे, तो उनको ले आया जाए। वो जो लोग आ गए हैं, अब वो अपने गांव पहुंच गए हैं, और अभी तक किस्मत की बात यह है कि उनमें से किसी में कोरोना के लक्षण कहीं पाए गए हैं, ऐसी खबर नहीं आई है। अब दोबारा यहाँ सवाल है, इस बात पे शक करना चाहिए, वहाँ टेस्टिंग नहीं चाहिए, टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कहीं संकेत मिलते हैं, पॉजिटिव होते हैं लोग, तो उनका इलाज होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं। मान लीजिए कि स्थिति ऐसी है, तो ऐसे में वो लोग अगर अपने गांव में वापस रह जाएं, वहीं आसपास कस्बों में बस जाएं, वहां कहीं उन्हें नौकरी मिल जाए, तो ये उन राज्यों की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये वो लोग हैं जो बंबई दिल्ली में बहुत मेहनत करते हुए अपना गुजर बसर करते थे, इनको मेहनत करने की आदत पड़ गई है। ये आराम तलब लोग नहीं हैं जो गांव में, जैसे आमतौर पे गांव का आदमी थोड़ा आराम तलब होता है, वो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेहनती नहीं होता है, लेकिन जो मुंबई में रहने वाले आदमी के और गांव में रहने वाले आदमी की प्रोडक्टिविटी में बहुत फर्क है। गांव में आदमी सुबह उठता है सूरज उगने के साथ, और शाम सूरज डूबने तक उसका समय हो जाता है कि अब दिन भर वो खेत में काम करता है, मेहनत करता है, या और कोई जो काम होते हैं उसको निपटाता है, लेकिन उसके बाद एक समय पे सो जाता है। मुंबई में रहने वाले आदमी 2 शिफ्ट काम करना भी जानते हैं,
कम में गुजारा करना भी जानते हैं, ज़्यादा मेहनत करना जानते हैं, जुगाड़ जानते हैं, नई-नई चीज़ें सीख के गए हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये लोग अगर वहाँ पहुँचेंगे और ये थोड़ी-सी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखाएँगे, उद्यमिता दिखाएँगे और सरकार भी इनको समर्थन दे देगी, तो ये लोग बहुत इससे उन राज्यों में एक तरह का इकोनॉमिक रिवाइवल आ सकता है। और मैं इस मामले में जो बिहार के मुख्यमंत्री कीजिए, हम इस समय किसी को नहीं लेंगे, हमारी सीमाएँ लॉक हैं। ये आज बड़ा अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि साहब लॉकडाउन जैसे मैं भी लॉकडाउन का आ गया, आपके दरवाजे तक पहुँच गया होता, तो आप क्या कहते? आप एक हो सकता है एहतियात बरतते हैं कि आपके घर में बाहर कोई कमरा है, कहते भाई इसमें बहुत सारे लेबर हैं। यूपी में के नाम से जो अकाउंट है वो कह रहे हैं कि यूपी और बिहार से लेबर मुंबई से जा रहे हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के तो बहुत सारे लोग आनंद विहार बस अड्डे से दिल्ली से उठा के ले जाए गए। मुंबई से बहुत सारे लोग, जो मेरी जानकारी है, बहुत सारे लोग चले गए थे। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से चले गए थे, लॉकडाउन होने के पहले ही 2-4 दिन पहले। यहाँ लाइव भी है। ज्योति पाटिल जी, आप दिल पे मत लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उस बात का मर्म समझिए। मैंने कहा कि किसान कामचोर होता है नहीं कह रहा हूँ मैं, किसान मेहनती होता है। लेकिन मैं खुद जब मैं लखनऊ में रहता था, वहाँ से मैं दिल्ली आया और वहाँ से मैं मुंबई आया, तीनों शहरों में मेरी जीवन शैली बदल जाती है। एक शहर आपको मजबूर करता है तेज रफ्तार से चलने पर, तो मनुष्य जुगाड़ से अपना जीवन जीना जानते हैं। तो आप इसको मत समझिए। और इस एक्सपीरियंस का उनके गाँव में क्या काम है, ये उन्हीं को समझने दीजिए। मेरा कुछ काम करूँगा, वो गाँव वाले और मैं आपस में मिलके सलट लेंगे कि मुझमें मेरे एक्सपीरियंस का उनको क्या इस्तेमाल करना है और उनके एक्सपीरियंस का मुझे क्या इस्तेमाल करना है। चीज़ों को दिल पर इतना मत लिया करिए कि एक बात कह दी तो उसके बाद आप उस पर एक टिप्पणी करते जा रहे हैं। हाँ, मैं समझ गया हूँ ये, और क्यों ये बहुत मेहनती लोग जा रहे हैं। ये लोग लेकिन उस गाँव की धरोहर हैं। अब तक ये बहुत सारे लोग इनमें से गाँव पैसा भेजते होंगे। नहीं, नहीं, एंग्री बिल्कुल नहीं हूँ मैं। कतई एंग्री नहीं हूँ। आपको लग रहा होगा मैं एंग्री हूँ। मुझे लगा आप एंग्री हैं, इसलिए मैंने आपको ये जवाब दिया। मैं बिल्कुल पूरी तरह कंट्रोल हूँ। हाँ, संतोष जी, मैंने ये बात अभी कही, जैसे मुंबई के 53 में कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उस लक्षण के बिना भी वो पॉजिटिव पाए गए, उनमें से 90% लोगों में। और ये अगली चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि बहुत बड़ा कष्ट ये होने जा रहा है कि, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कष्ट है कि कोरोना का सेकेंड वेव जो आएगा, इसमें लक्षण नहीं दिखेंगे। खास तौर पे रिलैप्स हो रहा है। मान लीजिए मुझे कोरोना इन्फेक्शन हो गया, मेरे अंदर 15 दिन नहीं 21 दिन बाद भी कोई लक्षण नहीं दिखा और मेरे शरीर ने उस कोरोना के वायरस का एंटीबॉडी डेवलप किया और उससे मुकाबला करके उसको बाहर कर दिया। लेकिन इस बीच मेरे ज़रिए ये दूसरे बहुत सारे लोगों तक फैल गया हो, तो ये पता भी नहीं चला। ये जो जिन पत्रकारों की बात हो रही है, नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने आई एम सॉरी कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सॉरी कहें, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप हम सब एक समझिए एक बड़े परिवार की तरह हैं, आपस में बातें होती रहती हैं, कोई इसमें ऐसा परेशान होने की बात नहीं है कि मैं नाराज़ हो गया, सॉरी कहें, अच्छा नहीं लगता है। आपने बात सुन ली, समझ में आ गई, अच्छा है। इसके आगे जाने दें। स्विट्ज़रलैंड बड़ी बुरी तरह से प्रभावित है इससे। हाँ, सिटी लेबर शॉर्टेज होगा, मैं कह तो रहा हूँ आपको, शॉर्टेज होगा, शॉर्ट वाली को बुलाएँगे। आप अपने घर में दोबारा लोगों को काम के लिए बुलाने वाले हैं, सोचिए। 3 दिन तक नहीं बुलाएँगे कि ये पाल घर का मामला क्या है। पाल के मामले पर एक वीडियो है, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा मेरा, ये लाइव खत्म होगा, इसके तुरंत बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको मैंने सिर्फ पब्लिश नहीं किया, उसको प्रीमियर कर दूँगा। आप देख लीजिएगा। मंतोष जी कह रहे हैं, हाँ, देखिए बाज़ार में बिग फॉल हो सकता है, इसमें कोई शक-शुबा नहीं है, मुझे तो ये लगता है। और ये जो तेल के दाम गिरे हुए हैं, इस पे भी मैं कल कोशिश करूँगा कि एक विशेषज्ञ से बात करके बताऊँ। बातें सुनते हैं मेरी, जानना चाहते हैं, तो और बोलने में कई बार बहुत सारे सवाल आते हैं
और हम लोग सुनते हैं। नहीं तारिक साहब, एक बात सुनते जाइए, आप खुदा हाफिज कर रहे हैं उससे पहले। किसी ने कहा था कि उर्दू और हिंदी की बात कर रहे थे। मैं लंदन में होता था, आपसे कुछ पार्क में ले चलो, वहाँ झूले लगे थे, तो और मेरी उससे बात होती थी, कुछ वो बातें अच्छी करती थी, मजेदार बातें किया करती थी, हम दोनों बातें करते थे सामने से। वो भी अपने बच्चे को लेकर आई थी, कुछ देर वो देखती रही, फिर वो हल्के से मुझसे बोली, आप पाकिस्तानी हैं क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो वो बोली, आपकी उर्दू बहुत साफ है। मैं तो उर्दू बोल नहीं रहा, मैं तो हिंदी बोल रहा था। हमारी हिंदी है, खासतौर पे हम लखनऊ के रहने वाले हैं, तो हम लखनऊ में जो हिंदी बोली जाती है, ये इसी को पाकिस्तान में उर्दू कहते हैं। हमारे देश में हिंदी और उर्दू को लेके इतना बड़ा झगड़ा है। और मैंने आपको ये बताया कि वहाँ उर्दू और हिंदी एक ही मानी जाती है। अगर आप बहुत संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं बोल रहे हैं, जो मैं आमतौर पर नहीं बोलता हूँ, जानता हूँ, लेकिन बहुत मजेदार बात देखिए, डॉक्टर तारिक है, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड उर्दू, तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, यही पाकिस्तान में इसको उर्दू कहा जाता है, और लिखने का फेर है। और दूसरी एक खास बात आप लोगों को पता नहीं कि ईरान से जो जुबान आई थी, ईरान को पहले फारस कहा जाता था, फारसी जुबान है जो ईरान से आई थी, जो फारसी लिपि है। और तो वो फारसी में यहाँ काम हुआ करता था सब, तो राजा की भाषा फारसी थी, वो फारसी में सरकारी कागज होते थे। और आपने सुना होगा, पढ़े फारसी बेचे तेल, मतलब कि फारसी पढ़ने के बाद तेल बेच रहे हो, फायदा क्या हुआ पढ़ने लिखने का। और दूसरा था, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कंगन हाथ में पहना हुआ है तो आरसी यानी शीशा क्या, और पढ़े लिखे इंसान को फारसी से क्या डराते हो, तो फारसी पढ़ाई वाला ही। फारसी पढ़ा हुआ आदमी ही पढ़ा लिखा माना जाता था। फारसी बहुत समय तक सरकार की जुबान थी, तो इसलिए जो पुराने लोग हैं उन्होंने फारसी पढ़ी हुई है। और अरबी जो है वो अरब से आई है। अब बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं वो अरबी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, ये खास तौर पे ये जो मदरसों का असर बढ़ा है, उससे अरबी बढ़ गई है। हाइब्रिड, हाइब्रिड आप हाइब्रिड जो कह रहे हैं उससे लगता है ऊंची प्रजाति की भाषा। ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है आप हाइब्रिड कहना चाहते हैं, मिली जुली भाषा है। हाँ सही बात है, उर्दू उर्दू यहाँ बनी हुई भाषा है, और इसको कहा जाता है कि ये भारत में पैदा हुई भाषा है, और मीठी जुबान है। उर्दू जुबान बहुत मीठी है, ये बात सच है। मैं उर्दू लिखना नहीं जानता हूँ, मैंने अपना नाम उर्दू में लिखा हुआ है ट्विटर हैंडल पे। बहुत लोग कहते हैं भाई क्यों लिखा हुआ है, वहाँ 4 लिखा हुआ है, और उन 4 में तो सीधे 4 लिपियों में लिखा हुआ है। और जो देवनागरी लिपि है जिसमें हम हिंदी लिखते हैं, वो कई भाषाओं की लिपि है। मतलब वो हिंदी, मराठी, संस्कृत, सिंधी, ऐसी भाषाओं की लिपि वही है। तो इसलिए वो एक लिपि में कई भाषाएं आती हैं। और जी कहा, ये मैं इसको इतने जोर के साथ नहीं कहूंगा, लेकिन कहा जाता है कि उर्दू इकलौती भाषा है जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है। हिंदी के बारे में नहीं माना जाता है कि उसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन उस पर विवाद हो सकता है, इसलिए मैं वो नहीं कहूंगा। हिंदी भी हमारे लिए, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो ये अरबी जो है ना, ये अरब वाली अरबी और यहाँ वाली अरबी, वो अरबी भाषा बाद में आई है, और अरबी का असर पुराना नहीं है, फारसी पहले आई थी। पान मसाला सेक्टर में आप काम करते हैं, कितनी भाषाओं की स्क्रिप्ट है, तो वो तो 30, 35, 40 भाषाएं होंगी ही। भारत की 2 या 3 भाषाएं हैं जिनकी स्क्रिप्ट वही है। जैसे खासी, मेघालय की भाषा है खासी, जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो इस तरह से वो अनेक भाषाएं हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सिर्फ उर्दू दिखती है, वही खटकती है, और उसी पर लोग पूछते हैं कि उर्दू में अपना नाम क्यों लिख रखा है। तो मुझे ये बात समझ इसको, ये जो है तंग नजरी का सबूत है कि आदमी, इंसान भाषाओं को ऐसे देखता है। हाँ, अब जो बातें आ रही हैं हिंदी में तमिल भी शामिल नहीं, हिंदी में तमिल शामिल नहीं है। तमिल की तो भाषा बिल्कुल अलग है, तमिल का स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग है, और तमिल संस्कृत से हिंदी में वो शामिल है तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। तमिल भाषा संस्कृत से पुरानी भाषा है, और वो एक अलग परिवार है।
उसमें बहुत सारे संस्कृत जैसे शब्द आते हैं, लेकिन वो जो दक्षिण भारतीय भाषाओं का परिवार है, मुझे अफ़सोस है कि मैं वो सीख नहीं पाया। मैंने सोचा था, एक बार कोशिश की। मराठी भी मैं नहीं सीख पाया हूँ। गुजराती थोड़ी बहुत मैंने सीख ली है। मराठी अब पढ़ता हूँ तो थोड़ा-थोड़ा कोशिश करता हूँ समझने की, सुन के नहीं समझ पाता हूँ। गुजराती सुन के समझ में आ जाती है काफ़ी, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये होगा कि लॉकडाउन के बाद हम लोगों को अपने जीने का तरीका बदलना होगा। पहले तो अभी हम लॉकडाउन के दौरान ज़िंदगी सीख लें, सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लॉकडाउन के दौरान क्या व्यवहार करेंगे, इससे तय होगा कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा। लॉकडाउन अचानक खत्म नहीं होगा। नहीं, प्रवीण शर्मा जी, आप किसी भ्रम के शिकार हैं कि मुस्लिम हिंदी को बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देते हैं। मैं अब क्या कहूँ, इसका मैं जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। मैंने न जाने कितने हिंदी के विद्वान मुसलमान देखे हैं, और बहुत भाग्य की बात है कि हम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाषा धर्म के साथ जुड़ी हुई है। हिंदू किसी दूसरी भाषा का शब्द है, ये कहा जाता है। इसको लेकर अब झगड़ा है। कुछ लोग ऋग्वेद में हिंदू शब्द ढूँढ लाए हैं। वो कहते हैं कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ये कोई इधर-उधर का शब्द नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि सिंधु को हिंदू कहा जाता था, और उसी से ये हिंदू आया है। हिंदू कुश पर्वत वहीं से बना है। तो नहीं प्रवीण जी, आप उदाहरण रहने दें। मैं उस उदाहरण का, मेरे पास कोई काम है नहीं। मेरा मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, मैं उस पर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं इसको, हाँ, आप कह रहे हैं किस फाइनेंशियल एक्सपर्ट को आप कह रहे हैं? नहीं, आप किस फाइनेंशियल एक्सपर्ट को सुन के लॉस करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, विकास शिवनकर की जाइए, आप जो जुगाड़ करिए। चलिए, आपसे कल बात होगी, और दूसरा वीडियो मैं डालूँगा, उसको आप सुन लीजिएगा। और देखिए, ये सिंधु गंगा सिंध का मैदान तो आपने सुना ही होगा कि ये सिंध का मैदान है, और वही तो पूछा सर, लॉकडाउन में लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, कैसे बचें, आपका तजुर्बा। हाँ, ये तकलीफ की बात होने जा रही है। इसके लिए तो देखिए, शांति, थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालिए। एक बात मैं कहूँगा, बहुत ध्यान से थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालिए। थोड़ा-सा पूरा ध्यान दीजिए कि आपके पास आपका जो पैसा है वो सुरक्षित कैसे रहे। पहले आप उधर मत फँसिए कि किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के चक्कर में। धीरे-धीरे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो लगाइए। अगर आपको अपनी ज़रूरत का पैसा आपके पास है, उसको बाज़ार में कतई मत लगाइए, धोखे से भी मत लगाइए। पूछा आपने, मैं आपको बताता हूँ, गंगा-जमुनी तहज़ीब का क्या मतलब है? आजकल गंगा-जमुनी तहज़ीब सुनकर लोगों को बुखार चढ़ जाता है। कुछ हमारे मित्र हैं जिन्होंने इस शब्द पे काफ़ी रिसर्च की है, और उन्होंने कहा, साहब गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। तो फिर तो वो, उनको लगता है गंगा जमुनी का अर्थ है कि गंगा हिंदू और जमुना मुसलमान, और इन दोनों को मिला के गंगा जमुनी तहज़ीब बनती है। ऐसा नहीं है। गंगा जमुनी तहज़ीब है गंगा यमुना का मैदान। उत्तर प्रदेश का जो मैदानी इलाका है दोआबा, उसको गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। गंगा और यमुना के बीच की ज़मीन, जहाँ पर गंगा यमुना का संगम होता है इलाहाबाद में, उससे पहले की जो ज़मीन है, जो गंगा और यमुना के बीच में आती है, दोआबा भी कहते हैं उसको। इस दोआबे के इलाके में जो तहज़ीब थी, इस इलाके में सबसे ज़्यादा जो है हिंदू और मुसलमान दोनों बसे, और वो आपस में प्रेम से रहते थे। उनके बीच में अच्छे संबंध रहे। हालाँकि यहाँ कन्वर्जन हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि कई मुसलमान बाहर से आए थे। बहुत से इलाकों में भारत में कन्वर्जन हुए हैं, बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हुआ है, और वो धर्मांतरण कोई बता दिया है। मैंने ना अर्थशास्त्र पढ़ा है, ना कॉमर्स पढ़ा है, तो मैं अर्थशास्त्र का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये भी मैं आपको साफ-साफ बता दूँ। मैं सिर्फ़ अपने दुनियादारी में, जो मैं दुनिया में रहा हूँ, जो अनुभव हुए हैं, उनके आधार पे मैं तरह-तरह की बातें शेयर करता हूँ, और उसमें मैं किसी तरह का एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करता हूँ, किसी भी विषय पे। और ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बात को मान लें और मैं आपका सलाहकार हूँ, और जैसा कहूँ वैसा करिए, इससे बड़ा फ़ायदा होगा।
मैं जो करता हूं सिर्फ वो बताता हूं। इसको आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस टाइप भी ना माने। इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप सिर्फ किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लें, जो एडवाइजर आपसे फीस लेके अगर नाम लेके बताते हो या कह रहे हो ब्रेकआउट आ गया, जैसे ब्रेकआउट आ गया, चाल आ गई, मूव आ गया, सुने तो सावधान हो जाएं। कुछ ना कुछ खेल है, झोल होने वाला है, समझ जाइए। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो इससे बचिए, उस चक्कर में मत पड़िए। अच्छी कंपनियां आप खुद पहचान सकते हैं, रिसर्च कीजिए थोड़ी सी, बहुत लंबी कहानी नहीं है ये। नहीं, मैं देखिए शॉर्ट पोजीशन की सलाह देता ही नहीं हूं। मैं किसी शॉर्ट पोजीशन की सलाह नहीं दूंगा। एक मुझे देखिए फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस के बारे में पता चला है, मेरे दो एक मित्रों ने रेकमेंड किया है, लेकिन मैं कहूंगा एक बार आप भी रिसर्च कर लीजिए। पीक अल्फा नाम की एक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस है, PEAK, पीक, ALPHA या ALFA, अल्फा, पीक अल्फा बेस्ड सर्विस है। और वो ऑनलाइन आप उनकी वेबसाइट पे जाके अपना करवाने वाले, मतलब ये शेयर खरीदने के एजेंट नहीं है, बता दूं करवाने वाले, मतलब ये शेयर खरीदने के एजेंट नहीं है, बता दूं। चुप हो गया फिर, अब लगता है ठीक है। तो ये शेयर खरीदने के सलाहकार नहीं है, ये आपको कौन सा शेयर खरीदना नहीं बताएंगे। ये आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जो कि आपको ये बताएंगे कि आप कौन सा किस एसेट क्लास में एलोकेशन करें। हो सकता है शेयर या म्यूचुअल फंड भी बता दें, लेकिन आप सिर्फ इस चक्कर में जाएं कि ये आपको टिप दे देंगे बढ़िया, वो उस चक्कर मत पड़िएगा। और उस चक्कर में कहीं भी मत जाया करिए, मैं आपको ये सलाह दूंगा। किसी भी ऐसे आदमी के पास मत जाइए, किसी की सलाह पे मत जाइए जो आपको ये बताए कि आप ऐसा शेयर खरीदें सस्ता वाला। शेयर पहचानने का बहुत अच्छा रास्ता है, आपको बताइए, जो आपको ये बताए कि आप ऐसा शेयर खरीदें सस्ता वाला। शेयर पहचानने का बहुत अच्छा रास्ता है, आपको बताता हूं। पहले आपको कोई कहे कि भाई ये कंपनी, पहले आप खुद दिमाग पे जोर डालिए और याद कीजिए उस कंपनी को आप जानते हैं, उस कंपनी के कारोबार को आप। अगर आपको नहीं पता है उस कंपनी के बारे में बिना किसी के बताए, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए, अभी आप दूर ही रहिए। और हाँ, लिक्विड फंड सही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लिक्विड फंड क्या, इस समय तो एफडी भी सही है। मेरी राय ये है कि इस वक्त एफडी भी सही है। अगर आपके पास ये सब करने के बाद जगह बचता है। हाँ प्रज्ञेश मिस्त्री जी, आप ठीक कह रहे हैं, लाइव यूट्यूब अच्छा होता है, इसमें चर्चा हो जाती है, इसलिए मैं सोचता हूँ। लेकिन जो इसमें बफरिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, आज उतनी शिकायत नहीं आ रही है, इसलिए मैं इसको चला भी रहा हूँ। काफ़ी देर हो गई है, हालांकि अब बंद करने का वक्त आ गया है। तो ये जो आप यूएई सऊदी में इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, ये बात सही है। देखिए अगर ऐसी बात का जिक्र होता वहाँ, आप सोचिए नज़ीर अकबराबादी का नाम आपने सुना होगा, आगरा में रहते थे और ये क्या शानदार वो कविता करते थे, और उन्होंने कन्हैया पे क्या शानदार कविता लिखी है, दीवार पे लिखी है। हुँ? और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आपने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी एक टॉप शू ब्रांड को दी हुई है, वो मुझसे 100% वेव ऑफ मांग रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में, मुझे क्या करना चाहिए? कम से कम वो आप कहिए भाई, मेरा भी कुछ गुजारा खर्चा, और दूसरा मुझे ईएमआई देनी होती है, जो भी कुछ आप समझाएं, लेकिन उनको आप समझाइए कि आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि आप मेरा किराया देने से डूब जाएंगे। तो इसलिए आप कितना दे सकते हैं वो बार्गेन करने का प्रयास कीजिए, खासकर बड़ी कंपनियों से, और नहीं तो आप शिकायत करिए। अंकिनो कह रहे हैं पढ़ने की आदत कैसे डालें। पढ़ने की आदत जो है, विलेज में वडील संग बैठे हो ऐसा लगता है, मैं नहीं समझा क्या कह रहे हैं आप। विलेज में वडील क्या है? प्रज्ञेश मिस्त्री जी कह रहे हैं विलेज वडील संग बैठे हो ऐसा लगता है। वडील क्या है आपका सब्जेक्ट, अगर पता हो। मेरा सब्जेक्ट विमल तो था, मैंने जो पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन मैंने किया इंग्लिश लिटरेचर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, वडील मतलब बड़े, सही, हाँ वडील मैंने नहीं पढ़ा है, वडील मैंने। तो आपको ऐसा लगता है गांव में बड़ों के साथ बैठे हैं, बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, गप लगाते हैं, आपको मजा आ रहा है। हाँ सही है, लेकिन वो कितनी देर मजा लेंगे आप? 52 मिनट हो चुका है, अब इससे ज्यादा मजा मत लीजिए। थोड़ा बुजुर्गों को आराम भी करने दीजिए। तो अब
एक मैं कुछ ढूंढ के निकालता हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाजत मांगूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सुनाने के लिए आओ, क्योंकि मुझे सीधे याद नहीं आ रहा मांगूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सुनाने के लिए आओ, क्योंकि मुझे सीधे याद नहीं आ रहा, इसलिए वो सुनाए बिना मजा भी नहीं आएगा। जी, तो अभी वो जो मिश्रा जी कह रहे थे कि साहब जो मुसलमान लोग हैं वो हिंदी को इज्जत नहीं देते हैं, तो ये नज़ीर बनारसी बहुत मशहूर शायर थे। तो सुनिए अब, एक है, मैं वो काशी का मुसलमान हूँ कि जिसको ए नज़ीर अपने घेरे में लिए रहते हैं बुतखाने, कई बुतखाने यानी मंदिर। और नज़ीर के बारे में कहा जाता है कि बनारसी लफ्ज कुछ ही लोगों पे जंचता है, उनमें से एक थे नज़ीर। तो मजहबी बंदिशों को, जो आपने कहा कि साहब मुसलमान ऐसा करते हैं, नज़ीर बनारसी ने लिखा था, सोएंगे तेरी गोद में एक दिन के, सोएंगे तेरी गोद में एक दिन मर के, हम दम भी जो तोड़ेंगे तेरा दम भर के। हम नज्म के साथ अब हम बात को ख़त्म करेंगे और इजाज़त चाहता हूँ। नहीं, देखिए वो प्राथमिकता नहीं होगी, लेकिन लोग सीख रहे हैं, आज भी बहुत से लोग सीख रहे हैं। अचानक एक तरह का रिवाइवल हो रहा है। जैसे मैं फ़ारसी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अब मुश्किल होती है, मैं भारत की भाषा। हाँ, ये बहुत बढ़िया विमल तोड़वाल जी, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ये तो आप समझ गए कि ये मैंने अपने आप हाथ मार लिया है। लेकिन क्या करूं, बाल काटने एक हद तक बढ़ रहे थे और उसको तरतीब से काटने का कोई सिस्टम तो था नहीं। फिर मैंने सोचा ये हो सकता था, मैं अपनी पत्नी से या बेटी से कहता कि थोड़ा, फिर मुझे लगा इतना क्यों, वैसे भी सिर पे कितने बाल हैं कि परवाह की जाए। तो मैंने उसको अपने हाथ से ही साफ कर लिया। कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच हुई तो उसके बाद बेटी ने मेरी उसको बराबर करने में मदद की, तो मिला के ये काम हो गया है। अब एक बार फिर आग्रह आपसे कि इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बुजुर्गों के साथ बैठने का कुछ आनंद लेना हो तो वो लें। कुछ मुझसे भी बुजुर्ग हों तो उन्हें प्रेरणा भी मिल सकती है कि वो भी इस तरह की महफिल जमाएं। और अब उनका भी तरीका है, कुछ लोग बाहर से अगर हैं, विदेश से, और वो चाहते हैं कि कुछ बात करें इस तरह की, कोई, जैसे किसी ने मुझे कल कहा था कि साहब आप जो बात जिससे कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ तो असली तस्वीर कुछ और है। तो कोई असली बताने वाले भी अगर हों और वो बताएंगे, मुझे अपना संपर्क भेज देंगे, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं इस समय मैं बहुत इच्छुक हूँ लोगों से बात समझने की और लोगों की को समझाने की। अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए जरूरत नहीं है तो, और हाथ धोते रहिए, अपने अपने नाक और मुंह को ढक के रखिए। एक चीज और बताता चलूं अंत में चलते चलते, कि ये एक विज्ञापन देखा मैंने किसी कंपनी का, कि हमारे जो लोग हैं वो आपको अगर इस वेशभूषा में दिखाई पड़े तो आप चौंकिएगा मत। वो वेशभूषा क्या है? वो वेशभूषा वही है जो डॉक्टरों को पहनाई जा रही है, ऊपर से नीचे तक प्रोटेक्टिव गियर है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो मुझे ये देखिए, डॉक्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अस्पताल में हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन कल को आपके यहाँ किसी टेलीफोन कंपनी के, टेलीविजन कंपनी के मिस्त्री आने लगे यही पहन के, तो इससे बड़ा उत्साह की जरूरत नहीं है। ये लोगों के अपने लिए तो अच्छा है कि वो अपनी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारी आपकी हिफाजत नहीं हो रही है। अगर वो आपके घर में आ रहे हैं, सावधान रहिए इस बात से। अगर वो सीधे आते हैं तो वो अपने को तो प्रोटेक्ट करके आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर वो, तो फिर उस इलाके को सैनिटाइज करते हुए चलिए और उस तरह से ही करिए, उनसे भी हाथ